ओ। आज हम कक्षा का प्रारंभ प्लुत स्वर त्रिमात्रिक स्वर से कर रहे हैं। एक नंबर का प्रश्न यही है, आप लोग ले लीजिए। आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न एजुकेशन 07 डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का। हिंदी विषय के लिए महत्वपूर्ण है, कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक दो प्रश्न कंपटीशन में आ ही जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के प्रकार 3 होते हैं। यानी कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? पहला। 3 होंगे। 3 कौन कौन से? पहला होता है संयत वाक्य, दूसरा होता है शिथिल वाक्य, तीसरा होता है संतुलित वाक्य। संयत वाक्य क्या होता है? जिसमें पाठक की जिज्ञासा बनाए रखने वाला वाक्य हो, वह वाक्य संयत वाक्य कहलाता है। जो शिथिल वाक्य है वो वाक्य का महत्वपूर्ण भाग पहले बोल दिया जाता है, पहले लिख दिया जाता है, और जिससे श्रोता में श्रवण की आगे रुचि या जिज्ञासा नहीं बन पाती है, तो उसे हम शिथिल वाक्य कहते हैं। तीसरा संतुलित वाक्य होता है। संतुलित वाक्य काफ़ी अच्छा माना जाता है। वाक्यांशों की क्रमबद्धता और प्रभाव बना रहता है। ये उसमें विशेषता होती है कि वाक्यांशों की क्रमबद्धता, यानी वाक्य जो हैं, वाक्यांश क्या हो गए? शब्दों की क्रमबद्धता और उनका प्रभाव जिस वाक्य में बना रहता है उसे हम संतुलित वाक्य कहते हैं। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। ये हमारा एक प्रश्न हो गया। विकल्प हमने चर्चा नहीं की, यानी कि संयत वाक्य, दूसरा आपका हो गया शिथिल वाक्य, और तीसरा हो गया संतुलित वाक्य। संयत वाक्य में पाठक की जिज्ञासा बनाए रखने वाले वाक्य को संयत वाक्य कहते हैं। शिथिल वाक्य में वाक्य के महत्वपूर्ण भाग को पहले ही लिख या कह दिया जाता है, जिससे श्रोता की रुचि समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसीलिए उसको हम शिथिल वाक्य कहते हैं, या बिना मन का सुनता है, ऊबने लगता है, ऐसा कह सकते हैं। संतुलित वाक्य वह वाक्य होता है जो जिसमें वाक्यांशों की क्रमबद्धता और प्रभाव नियमित रूप से बनी रहती है। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। वाक्यांश क्या होते हैं? यानी शब्दों का प्रभाव और शब्दों का क्रम उचित हो, उत्तम होता है, वही हमारा संतुलित वाक्य होता है, कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? पहला विकल्प हमारा है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। तो इसमें आपका, आप सभी जानते ही हैं, क्रिया क्रिया होता है, क्योंकि काम का होना या करना प्रकट हो रहा है। संज्ञा, संज्ञा को हमने उस दिन डिटेल किया था। संज्ञा अर्थात जब नाम, आप सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर आता है वही सर्वनाम होता है। विशेषण क्या होता है? यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है वो विशेषण कहलाता है। तो ये नहीं हो सकता। अब जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें हम कहते हैं क्या? क्रिया। 3-4 प्रश्न इसमें हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार कहिए या वर्गीकरण कहिए या भेद कहिए, मुखाकृति के अनुसार या आधार पर। मुखाकृति के आधार पर अर्थात इसमें बताया गया कि कौन कौन से स्वर हैं। चुनना है आपको। अग्र स्वर, दूसरा हो गया पश्च स्वर, यानी मुंह के आगे वाले भाग से बोला जाए अग्र स्वर।
पिछले भाग से जो ध्वनि निकलती हो उसे पश्च स्वर, और संवृत स्वर, और फिर क्या हो जाएगा उक्त सभी, यानी कि मुख से मुखाकृति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण करें तो ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए इसमें उक्त सभी हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो ये मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है वो कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार हैं। 6 प्रकार हैं, यानी अग्र स्वर, पश्च स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और विव्रत स्वर, जिसमें पूरा मुख खुला हो जाता है, अर्ध विव्रत स्वर। ये 6 प्रकार हैं मुखाकृति के आधार पर स्वर, 6 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक, तो यानी कि 3 दिए गए हैं तो तीनों विकल्प आपके सही होंगे, इसलिए कहा गया उक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव है। मनुष्य, जैसे मनुष्य उच्चारण करता है तो उसके अवयव माने भाग कौन कौन से हैं। ये पहला विकल्प दिया गया है काकल, दूसरा विकल्प दिया गया है कंठ, तीसरा विकल्प दिया गया है दंत, और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। इसमें कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। काकल माने होता है जो कौवा होता है, कंठ के पास ये कौवा होता है ना, उसके द्वारा आवाज निकलती है तो उसे हम काकल कहते हैं। कंठ, दंत, ये सब कंठ जो सुना आपने पढ़ा ही है, कंठ कौन कौन से ध्वनियाँ हैं, दंत कौन कौन सी हैं, तो ये सब आपके उच्चारणोपयोगी अवयव हैं मुख्य के। यानी कि जो ये स्वर यंत्र है, इसको जो हेड है आपका उसमें ये स्वर यंत्र है, इसको हम डिटेल से देखेंगे जब क्लास होगी तो चित्र के द्वारा समझेंगे कि कहाँ से कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं और उसके नाम कौन कौन से हैं, क्या क्या है। ठीक, तो ये हो गया आपका उपरोक्त सभी। अगला है प्रश्न, अगला प्रश्न है ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी ओठ के आकार, ओठ का आकार, ओष्ठाकृति को हम जब विच्छेद करें तो ओठ की आकृति, यानी ओठ जब हम शब्द बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे, स्वर बोलेंगे तो ओठ की जो आकृति होगी उसके आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी स्वर होते हैं। बहुविकल्पीय है इसलिए देखेंगे। तो पहला है वृत्ताकार, इसमें बताया गया वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, वृत्त माने गोला होता है, अवृत्ताकार माने गोला जैसा न हो, ओष्ठ की आकृति, होठों की आकृति गोले जैसे गोल गोल ना हो, एक व दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। वृत्ताकार भी होता है और अवृत्ताकार भी ओष्ठाकृति होती है जब स्वर बोलते हैं, तो आप बोल कर देखिएगा। तो ये इसका विकल्प हो गया तीसरा, यानी 1 और 2 दोनों। वृत्ताकार माने होठों की आकृति बिल्कुल गोल हो जाती है, जैसे हम बोलते हैं ऊ आ औ, ये क्या हो गया वृत्ताकार स्वर हो गया। अवृत्ताकार में आ ई ए आए, इसमें देखिए गोल नहीं हो रहा है, इसीलिए हम अवृत्ताकार इसको कहते हैं। ये भी प्रश्न आपका हो गया। छठा प्रश्न हमारा है अगला, व्यंजनों का उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। यदि हमने गलत इसमें लिख दिया था, स्वरों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, ये लिखना था मुझे, लेकिन मैंने लिख दिया व्यंजन, तो इसको त्रुटिपूर्ण है ये, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हम कर देते हैं इसको, यहाँ पे लिख देंगे स्वर। ठीक, इस लिखने में हमको थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए ये हो गया स्वर। स्वरों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, 2 भाग हैं इसके। एक क्या होता है अनुनासिक और दूसरा निरानुनासिक, 2 भाग हो गए, यानी पहला विकल्प इसका सही होगा। इसका डिटेल अभी देखते हैं। अनुनासिक यानी मुंह और नाक दोनों से जो ध्वनियाँ निकले
वह आपका हो जाएगा अनुनासिक। और निरानुनासिक माने केवल मुख से जो निकले, नि माने निषेध, यानी केवल मुख से निकले, नाक से ना निकले, नाक निषेध, निरनुनासिक लिख दिया गया साफ साफ। जब विच्छेद करेंगे तो आप समझ जाएंगे। यानी केवल मुख से, अर्थात केवल मुख से जब ध्वनि निकले तो वह जो स्वर होगा वो दूसरा स्वर निरनुनासिक। पहला अनुनासिक जो नाक और मुख से दोनों से ध्वनि निकले, और निरनुनासिक जिसमें केवल मुख से निकले। ये दो प्रकार के हो गए स्वर। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक इसमें कथन दिया गया है, वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। बड़ी अच्छी परिभाषा है पठन या वाचन की। यानी वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। यानी पढ़ना केवल ऐसे नहीं होता है, जब अर्थ ग्रहण के साथ हम पढ़ते हैं, अर्थ प्रकट हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, तो उसे ही हम पठन या वाचन कहेंगे। ये किसने कहा? पहला विकल्प हमारा है डॉक्टर रघुनाथ सफाया, दूसरा विकल्प है रमन बिहारी लाल, तीसरा है डॉक्टर उमा मंगल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये तो है नहीं, ये तीसरा विकल्प सही है आपका, डॉक्टर उमा मंगल। इसको याद करने की जरूरत है, आपको याद हो गया होगा। वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह। आरोह अवरोह माने उतार चढ़ाव, कहाँ बल लगाना है कहाँ नहीं, कहाँ यति गति करना है कि नहीं करना है। ठीक है, यानी पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है? उचित यानी जहाँ पे हमको बल लगाना है वहाँ नहीं लगा रहे हैं, और जहाँ नहीं लगाना है वहाँ लगा रहे हैं। जहाँ पर यानी कि सही तालमेल से हम उच्चारण करते हुए अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बल और आरोह अवरोह का हम प्रयोग अपने पठन में उसका समावेश नहीं कर रहे हैं। उसका कारण क्या हो सकता है, यह प्रश्न कहता है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार आता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि गणित का आरोह और अवरोह असेंडिंग डिसेंडिंग लिख देते हैं। पहला विकल्प इसमें दिया गया है शीघ्रता से पठन, दूसरा है भाव को समझ कर न पढ़ना, तीसरा है अधिक तेज आवाज में पढ़ना। यानी शीघ्रता, बहुत जल्दी जल्दी जब पढ़ेंगे तो आरोह अवरोह का ध्यान नहीं रख सकेंगे। जैसे कभी कभी जल्दी जल्दी बोलते हैं, जहाँ जो बल लगाना है वहाँ नहीं होता है, होता है बोल देते हैं। ठीक, और शीघ्रता से पठन ये हो गया। दूसरा भाव को समझ कर न पढ़ना, भाव जब नहीं समझते हैं तो हम भागते चले जाते हैं। ठीक, यानी भाव को समझ कर न पढ़ना, ये भी सही हो रहा है। अधिक तेज आवाज में पढ़ना, अधिक तेज बोलते हैं तो भी हम आरोह अवरोह का ध्यान नहीं रख पाते। इसका मतलब ये हो गया कि इसका सारा विकल्प सही हो गया। शीघ्रता से पठन इसका कारण है, उचित आरोह अवरोह का प्रयोग नहीं करते हैं, समावेश नहीं करते पठन में, भाव को समझ कर न पढ़ना हो गया, अधिक तेज आवाज में पढ़ना, यानी उक्त सभी विकल्प सही। अगला है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वो स्वर कहलाता है। अभी मैंने इसका उत्तर दिया है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वो क्या कहलाएगा? विव्रत। ठीक, पूरा पूरा खुला हुआ है, संव्रत नहीं, अर्ध संव्रत नहीं, यानी आधा, और कोई नहीं का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये आपका हो गया, ये कट गया, ये कट गया। विव्रत, विव्रत माने पूरी तरह से मुख खुला होता है। जिन स्वर को बोलने में उसे ही हम विव्रत स्वर कहते हैं। विव्रत स्वर का उदाहरण खोजिए। विव्रत स्वर जो होता है, बोल कर देखिए कौन सा स्वर हो सकता है विव्रत स्वर।
अरे आ पूरा खुल गया मुंह कि नहीं खुल गया? क्या करते रहते हैं आप लोग? थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। आप देश के कर्णधार हैं, भावी भविष्य हैं। आप राष्ट्र के निर्माता हैं। शिक्षक जो होता है राष्ट्र का निर्माण करता है। जैसा पढ़ा देगा, समझा देगा, जैसा भाव भर देगा, जैसा देश प्रेम भर देगा, जैसा परिवार पर्यावरण के प्रति अगाध प्रेम भर देगा, जैसी शांति शिक्षा देगा, वैसे ही आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाला समाज बन जाएगा। इसलिए आपका जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एग्री हैं? ना हो तो बता देना भाई, तर्क दे देना अपना। अगला प्रश्न है, वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, उक्त दोनों, कोई नहीं। बताइए। वाक्य के गुण तो है ही हैं, जो अर्थ वाला ना हो। अर्थ तो हमने बताया शब्द से ही बोल रहे हैं, अक्षर से ही बोल रहे हैं। अक्षर माने जिसका चरण ना हो, अक्षर माने जिसका खंड न किया जा सके, अक्षर माने वह ध्वनि जो सार्थक हो और उसको छोटा, उससे कम नहीं किया जा सकता हो, तो अक्षर हो गया। अक्षर से मिल करके दो से अधिक मिल करके शब्द बन जाते हैं, और शब्द से जब मिलते हैं वाक्य बनते हैं। सब जगह सार्थक है, सब जगह अर्थ न हो तो कोई उसका प्रयोजन नहीं है। इसलिए सार्थकता ये गुण है वाक्य का। दूसरा है क्रमबद्धता, यानी वाक्य बनाएंगे और क्रम से हम शब्दों को नहीं जोड़ेंगे, वाक्यांशों को नहीं जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वाक्य नहीं बन पाएगा, वाक्य निरर्थक हो जाएगा, बेमतलब का हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया निरर्थक शब्द का भी प्रयोग हम वाक्य में करके उसको सार्थक बना लेते हैं। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा सही होगा? उक्त दोनों सही है। आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो देखना है आपको कि सही है तभी सही कहना, और नहीं तो जिज्ञासा, पूरा समर्पण नहीं है, सक्रियता बनाए रखना। तो ये हो गया वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता और उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पे हम टिक कर लें कौन सा? उक्त दोनों। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार। क्रिया के आधार पर बताओ वाक्य के क्या कितने प्रकार हैं? तीन ही तो हैं। कर्ता प्रधान, जिसमें कर्म का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे हरि पढ़ रहा है, हरि पुस्तक पढ़ रहा है, कर्ता प्रधान हो गया ये। कर्म प्रधान में सीता पुस्तक पढ़ती है, यानी जिन वाक्यों में कर्म क्रिया प्रधान होती है उसे ही हम कर्म प्रधान वाक्य कहते हैं, यानी क्रिया के आधार पर वाक्य का ये दूसरा प्रकार है। तीसरा है भाव प्रधान, यानी भाव प्रकट न हो तो फिर बेकार है। वह वाक्य जिनमें क्रिया प्रधान होती है भाव प्रधान वाक्य कहलाते हैं। जैसे सुदामा जी की दीनहीन दशा देखकर कृष्ण क्या किए? रोने लगे, रो पड़े। तो ये भाव प्रधान वाक्य है, यानी क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? 3, और तीनों प्रकार ये हैं उक्त सभी, तीनों लिख दिया गया है इसमें। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए। स्पर्श व्यंजन माने जो उच्चारण करते समय जीभ मुंह की किसी भाग, जैसे कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो, दांत हो, होंठ को स्पर्श करती हो, इसीलिए इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिसमें का वर्ग, का गिरोह इसको कह सकते हैं उर्दू में, वर्गीय व्यंजन ये कहलाता है। इसलिए ये 25 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? सीधे 25 है ये। आप लोग ये भी जान सकें इसलिए मैंने देवनागरी लिपि में संख्याओं का, अंकों का प्रयोग किया है, जिससे कि इसको भी थोड़ा बहुत आप जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा ये कंठ के का स्पर्श करते हैं, और ये तालु का स्पर्श करते हैं, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, डा, ढ, ण ये मूर्धा को स्पर्श करते हैं, और जो
ढ़ा और ढ़ा, ड़ा और ढ़ा, यानी पढ़ाई और झगड़ा, यानी इसमें जो अंतिम शब्द, अंतिम और उसके क्रमशः मध्य, ये मूर्धा को स्पर्श करते हैं, नए बनाए गए व्यंजन हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें आते हैं। किस में आएंगे ये? टा वर्ग में। और फिर टा वर्ग में ता था दा धा ना, ये दंतव्य हैं, ये स्पर्श व्यंजन है। इस तरीके से 5 वर्ग का, चा, टा, का, चा, टा, ता और पा, ये इसमें 5 5 हैं, तो 5 गुणे 5 बराबर 25 हो गए। थैंक्स फॉर लाइक, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। ठीक है, अच्छा लगा होगा, आशा है आप समझ रहे होंगे। ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, हर जगह इसका उपयोग किया जा सकता है, जीएस में भी और सामान्य उसमें ज्ञान में भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। और आपका डीएलएड में है ही है, हिंदी भाषा में डीएलएड, हिंदी भाषा जो हिंदी पढ़ रहे हैं उसमें कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे ऊपर हायर तक का। धन्यवाद।